Good morning, students. Today we are start our new chapter. What is government? It is chapter 3 of political. You must have heard the word government. आपने अधिकतर ये चीज़ मतलब एक वर्ड जो है वो सुना होगा आमतौर पर सरकार सरकार के बारे में हमने सुना है, बहुत सारी बार हमने सुना है सरकार के बारे में। तो मेंशन सेवरल टाइम्स, हम ये बहुत बार सुन चुके हैं इसके बारे में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़ एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लीव्स। ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हमारी लीव्स के अंदर मतलब हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती हैं। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, मतलब गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट डू डू, और वो कैसे ये चीज़ का निर्णय लेती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे डिसाइड करती हैं वो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज द मोनार्च एंड द डेमोक्रेसीज, और वो कैसे मतलब क्या आखिर डिफरेंस है। जो टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम देख सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एक तो मोनार्च है और एक जो हमारी डेमोक्रेसीज है वो। मोनार्च मीन्स यहाँ पर है राजतंत्र, मतलब जो पहले के टाइम में राजा जो चलाते थे अपना शासन, उसको मोनार्च कहा जाता है। और आज जो हमारी कंट्री में है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी वो होता है कि ये शासन चलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, खुद पीपल होते हैं, जनता होती है जो कि अपने डिसीज़न से अपना लीडर चुनती है, उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ओके, रीड मोर एंड फाइंड आउट। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे। लुक न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अगर हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को अगर देखें, अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है न्यूज़पेपर्स में, और अलग अलग वैरायटी के जो सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती हैं और वैरायटी ऑफ चीज़ों को वो लागू करती है। तो उन सारी चीज़ों को हम न्यूज़ की हेडलाइंस के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हेडलाइंस यहाँ पर हमको दी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो गवर्नमेंट यहाँ पर फर्स्ट जो है, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स। गवर्नमेंट जो सरकार है वो जो लोग हैं मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो कैसे सरकार से अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने 5 और जो जज है वो बना दिए गए हैं, और ये भी गवर्नमेंट ने ही किया है ये वर्क हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस ऑफ अनियंस से ऑन द स्टोरेज इन मार्केट। अब जो प्याज के जो प्राइजेज़ हैं उनके लिए सरकार ने क्या कर दिया है, बिल्कुल उनके प्राइस फिक्स कर दिए हैं यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी हेडलाइंस है वो हम डेली रूटीन में देख सकते हैं यहाँ पर। और एक एक्टिविटी है जहाँ पर आप इस बहुत सारी हेडलाइंस जो होती है बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, आप यहाँ पर उसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। अवर फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट वन कि हर एक कंट्री के पास अपनी खुद की सरकार होती है एंड मेक डिसीजन टू गेट थिंग्स डन। और चीज़ों को कहाँ करने के लिए, वो डिसीजंस लेने के लिए उसको चुना जाता है सरकार को। क्योंकि पर्टिकुलर जैसे हम अगर अपना नेता या अपना कोई लीडर चुनते हैं तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब हमारी बात को आगे तक रखने के लिए उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक मौका देते हैं कि वो हमारी तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के और वो सरकार में जाए और वो सरकार से जो बनने वाले डिसीजंस हैं वो हमारे फेवर में ले। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो हमारे लिए फेवरेबल जो होते हैं वो डिसीजंस लेती हैं, जैसे कि वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, की स्कूल्स और रोड कहाँ बनाने चाहिए, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द ऑनियन, कैसे ऑनियन की जो प्राइस है, प्याज की जो प्राइस है वो कम हो जाए और कम मतलब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वे टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और
जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की उसको कैसे बढ़ाया जाए। मतलब लोगों को जो परेशानी आती है विलेज लेवल के अंदर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बहुत कम होती है। तो गवर्नमेंट ये मतलब कोशिश करती है, ट्राई करती है कि कैसे इस चीज़ को अच्छे से वो कर पाए पब्लिक के लिए। ऐसे सेवरल प्रोग्राम्स होते हैं जिससे वो पुअर्स की हेल्प करती हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं। जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए मिड डे मील और बहुत सारे जो स्कीम्स होती हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं उनके लिए होती है, या फिर बहुत सारे गरीब जो तबके के लोग होते हैं, कारीगर रिलेटेड होते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स वो चलाती हैं। लोन स्कीम्स चलाती हैं कि कैसे वो लोन लेकर आत्मनिर्भर बन पाए। ये सारी स्कीम्स हम गवर्नमेंट की देख सकते हैं। रनिंग पोस्टल रेलवे सर्विसेज, और ये रेलवे सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज जो है डाक की और रेल की जो व्यवस्थाएं होती है वो हमारे लिए वो भी करती हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो जॉब ऑफ द प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विद द कंट्री अदर कंट्रीज़ की दूसरी कंट्रीज़ से हमारे रिलेशनशिप कैसे पीसफुल हो सकें, जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना आए। कभी भी युद्ध के जो कह सकते हैं कि युद्ध की जो चीज़ें हैं वो ना बन पाए, दो कंट्रीज़ आपस में ना लड़े, कोई कंट्री हमसे ना लड़े, इसका भी ध्यान सरकार को रखना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए हिसाब से। और हमारी जो बाउंड्रीज़ है, हमारी जो सीमाएं हैं भारत की, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारी सरकार इस चीज़ के लिए डिसीज़न लेती है। ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, सबके पास इनफ फूड होना चाहिए, एडिक्वेट फूड होना चाहिए, मतलब सबको पर्याप्त तो भोजन मिलना चाहिए, और हेल्थ फैसिलिटीज़ सबके पास होनी चाहिए और सब तक पहुंचनी चाहिए। When there are natural disasters like the tsunami and the earthquake, it is the government that mainly organize aid and the assistance for the affected people। और जब earthquake या सुनामी आ जाती है, जब हमने देखा है कि सुनामी के बारे में भी हमने सुना होगा, या फ्लड बहुत ज़्यादा कहीं पर आ जाता है, जैसे अभी बिहार में जो रेनी सीज़न होता है तब हमेशा बिहार में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस बन जाती है जिसमें फ्लड आता है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें सरकार को ही सोचना है कि वो उनको कैसे मतलब सुविधाएं पहुंचा सके और सारा इनके लिए ऑर्गेनाइज कर सके हर चीज़ को। उनका हेल्थ फैसिलिटी है, उनका फूड से रिलेटेड है, या उनके शेल्टर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ही देखना होता है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट ऑफ सम हैज़ कमिटेड अ क्राइम टू फाइंड पीपल इन द कोर्ट, अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये एक तरीके का क्राइम माना जाता है, और इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। लोग कोर्ट में अपना मतलब जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर कोई व्यक्ति जो सरकार है वो हमारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं या हमको सुविधाएं नहीं दे पा रही है तो हम उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, और कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू ऑल दिस, कि हमको ये सोचकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इतने बड़े लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें मैनेज कैसे कर सकती हैं। When human beings and live that work together, there need to be some amount of organization so that decisions can be made। और बहुत सारे जो लोग मिलकर, मतलब सरकार के अंदर भी क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर सरकार के लिए बहुत सारे काम करती हैं। मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं उनको चुना जाता है सरकार के लिए वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे लोग इनकी इकट्ठे होकर मदद करते हैं, जब जाकर ये सारी चीज़ें हमारे लिए फुलफ़िल हो पाती हैं, कंप्लीट हो पाती हैं। और अगर देखा जाए तो कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती हैं वो हम 3 चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं और आपको इसमें फिल करना है, ठीक है, कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या वर्कआउट करती है। तो 1 2 3 आप 3 वर्क्स बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू जो किए हुए वर्क हैं उनके लिए यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ में पढ़ा है वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो इसमें आप फिल कर दीजिएगा। सम रूल्स हैव द बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ द नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड द प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो मेन चीज़ है कि रिसोर्स कंट्रोल करना, मतलब रिसोर्स को मतलब कि यहाँ पर जो सबके लिए सबको संसाधन
मिलने ही चाहिए, सारे रिसोर्सेज सबके पास में होना चाहिए, सब तक हर फैसिलिटी पहुंचना चाहिए। एंड जो हमारी कंट्री की टेरिटरी है, हमारा पूरा जो कंट्री है वो प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, जिससे जो पीपल हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर पाए कि हमारा जो देश है उसमें हम बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय द exciting leadership, taking decision and implementing these among all these people thing in their territory। और बहुत सारे जो लोग हैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारी टेरिटरी में, हमारी सीमा में रहने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सरकार लागू करती है हमारे लिए, मतलब लीडरशिप है और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो हमारे लिए वो बनाती हैं। अब नाउ our new topic is a level of the government. In this topic we have to read now that you know that the government is responsible for many different things, can you think, बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार ज़िम्मेदार होती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए मीन सभी चीज़ों के लिए सरकार ज़िम्मेदार होती है। हाउ टू मैनेज टू डू ऑल दीज, कि इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगी, इनकी सबकी व्यवस्थाएं वो कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर ही होती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट हमारे लिए अलग अलग लेवल्स पे वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ही पर्सन अगर सारी फैसिलिटी का चिंता करेगा या हर चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करेगा तो वो सारी चीज़ों को अप्लाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल में पढ़ते हैं, वी लर्न इन स्कूल, अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल जो होती है मेन स्कूल अथॉरिटी होती है, कि वो देखा जाए तो फर्स्ट लेवल, जैसे कि नेशनल लेवल अगर मैं बोलूँ उसको, तो उसके लिए ठीक होगा कि प्रिंसिपल जो है वो स्टेट लेवल पे अपने वर्क को डिवाइड करती हैं, मतलब प्रिंसिपल जो अपने काम को डिवाइड करती हैं टीचर्स के लिए। ओके, कि अब आपको स्कूल का ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, जो भी कुछ करना है। तो नेशनल लेवल हो गया प्रिंसिपल, स्टेट लेवल हो गया टीचर्स, एंड लोकल लेवल, यहाँ पर लोकल लेवल कौन हो जाएगा, बच्चे, स्टूडेंट्स। ओके, लोकल लेवल पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको नीचे बहुत सारे वर्क्स दिए जाते हैं, जैसे कॉपी चेकिंग है या बच्चों को मॉनिटरिंग करना है या लंच चेकिंग करना है, यूनिफॉर्म चेकिंग करना है, तो ये सारा वर्क नीचे के लेवल पे उनको दिया जाता है। सेम थिंग ऐसा ही नेशनल लेवल पे जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपना जो पावर्स होते हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर, क्योंकि वो हर एक स्टेट तक सारा मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टेट लेवल के ऊपर एक एक पीएम बना देते हैं, मतलब एक छोटा अपना मिनिस्टर बना देते हैं, जिससे कि वो ही क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट लेवल पे सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि लोकल लेवल कहलाता है। लोकल लेवल के अंदर हम देखें कि जो हमारे एमएलएज होते हैं, हमारे विधायक होते हैं या पार्षद होते हैं, हमारी कॉलोनीज़ को देखते हैं, तो ये सारा किस में आता है, लोकल लेवल पे, क्योंकि हर एक विलेज के अंदर या हर एक स्टेट के अंदर मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सीएम है, मतलब चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं जा सकेंगे। तो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स नंबर ऑफ है 52, तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स में जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ओवरऑल अगर हम देखें कि अलग अलग स्टेट के अंदर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, कितने सारे विलेजेस होंगे, तो वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्क करवाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि इसको लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके 3 लेवल्स होते हैं हमारे, नेशनल लेवल, लोकल लेवल एंड स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। ठीक है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल्स पे वर्क करती है, तो आपको बताना है कि 3 लेवल्स पे वर्क करती है वो। टाउन और द लोकली द स्टेट लेवल mean the which covers an entire state like Haryana and Assam, and the national level related to the entire country। मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, सी इन दिस मैप
जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो ये स्टेट लेवल के ऊपर, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, तो स्टेट लेवल के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। रीड अबाउट द लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। लोकल लेवल के जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उनको हम पहले ग्राम पंचायत, पंचायत इनके रूप में भी पढ़ चुके हैं, एमएलएज वगैरह के रूप में। हम आगे इसमें और जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे। ओके, यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, कैसे वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे वर्क करेंगे, उसके लिए हम आगे देखेंगे। अभी वी जस्ट सी इन our previous map, you all see the state level. अब in this next map you see the district level. okay, अब जो हम देख रहे हैं इस मैप के अंदर, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कि जैसे ईच ऑफ स्टेट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सरकार है वो अपना लोकल लेवल पे वर्क करती हैं, ठीक है। And then our next topic is laws and the government. This one, laws and the government. अब किसी भी गवर्नमेंट को अपना वर्क करवाने के लिए लॉज की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तब तक कोई भी अपना काम प्रॉपरली नहीं करवा पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर स्कूल, अगर स्कूल में रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे तो बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। तो वैसे ही सेम थिंग, ये एग्ज़ाम्पल जो है स्कूल का वो हमारी कंट्री के ऊपर भी लागू होता है। तो जो हमारी कंट्री है वो भी एक तरीके से, उसमें क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब उन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या बना रही है, यहाँ पर रूल्स बना रही है, लॉज बना रही है। लॉज मीन्स कानून। तो द गवर्नमेंट्स मेक्स लॉज एंड द एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। सरकार जो है वो हमारे लिए कानून बनाती है और हर एक को उसका पालन करना बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी है ही सही। This is the only way government can function, just like government has the power makes decisions. और ये जो लॉ है वो सरकार है उसको डिसीज़न लेने में मदद करती हैं कि वो किसी भी टाइप्स के डिसीज़न ले सकती हैं। नहीं तो कितनी कंट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें सरकार के जो डिसीजंस होते हैं वो जनता को मान्य नहीं होते हैं और वो भयंकर मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं और बहुत टाइप्स के मूवमेंट्स करने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे लॉज हैं जिसके कारण क्या होता है, सरकार जो भी डिसीज़न लेती है वहाँ पर हमारी जनता उसको मानती है, उसको रेस्पेक्ट करती है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर ऑफ द एनफोर्स इट्स डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल्स देयर आर द लॉज दैट से दैट द पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जिसके पास मतलब हमको हमारी कंट्री में क्या होता है कि कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपके पास आप उसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे और ये आपके पास होना ही चाहिए लाइसेंस। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस, अगर कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के पाया गया तो क्या होगा उसके लिए, कैन आइदर बी जेल और फाइन अ लार्ज सम ऑफ द मनी, और उसको या तो जेल हो जाएगी या कुछ उसको बहुत बड़ा हिस्सा जो है फ़ाइन का देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर्स टू मेक डिसीजंस नॉट ऑफ मच यूज़। और क्या होगा, अगर सरकार जो हम देखें अगर लॉज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट का जो पावर है उसके डिसीजंस जो होंगे वो मतलब उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। अब एक यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ। एग्जाम्पल्स के बारे में है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ लॉ। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल एबेड बाय दिस लॉ, कि अगर हम मतलब कि लोगों को ओबे करना क्यों ज़रूरी है, जो भी लॉ बनाए गए हैं उसका आदर करना क्यों, मानना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपना जो भी है आप डिस्कस कीजिएगा कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ बिकॉज़ अगर लॉज नहीं मानेंगे हम, अगर ओबेड नहीं करेंगे, हम एबेड नहीं करेंगे तो हम जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री है उसको चला नहीं पाएगी प्रॉपर्ली, ठीक है।
तो इसके लिए सभी को, सभी व्यक्तियों को, सभी पीपल्स को क्या करना पड़ेगा, अपना जो कानून है उसका ओबे करना ही पड़ेगा, ठीक है, लॉ को प्रॉपरली मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्री प्रॉपर हमारी वर्कआउट कर सके. In the addition of to any actions that the government can take, there are also steps that people can take if they feel that the particular law is not being followed. If person feels, for example, that they were hired for a job because of their reason or caste, religion or caste, he or she may approach the court and the claim that the law is not being followed. The court can then give orders about that should be done. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरकार कुछ भी ऐसा कर सकती है. इसके अलावा लोग अगर किसी भी लॉ को अगर ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो किसी भी टाइप का स्टेप उठाया जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को लगे कि उसकी रिलीजन और उसका कास्ट के कारण उसको किसी जॉब में नहीं लिया गया है, क्योंकि उसका कास्ट और उसका जो रिलीजन है वो अलग था, इस वजह से उसको कोई भी जॉब नहीं दे रहा है, तो आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं. क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, अभी हम आगे जो हमारे प्रीवियस जो नेक्स्ट चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब लॉज तो आपको मानने ही है, लेकिन हमारे राइट्स भी, हमारे अधिकार हैं, उसके तहत सबसे पहला अधिकार है इक्वलिटी, ठीक है, राइट ऑफ इक्वलिटी, मतलब सबको एक समानता का अधिकार है. हम सब क्या हैं, समान हैं, जिसके लिए हमारे लिए कोई भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, केस कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, और जो कोर्ट है वो उसको ऑर्डर देगा कि अब उसको ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, कि अब उसको क्या करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, अब यहाँ पर हम देखेंगे. लेट्स सी हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस प्रॉपर मेक डिसीजन एंड द एंश्योर्स लॉ. मतलब कौन जो है, जो मतलब सरकार को जो अपना डिसीजंस है और कानून का जो पालन है उसकी पावर देता है यहाँ पर. तो द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इन अ कंट्री. और ये इसका आंसर क्या है, उस समय में जो भी सरकार वहाँ पर है, कैसी भी सरकार है, वो डिपेंड करती है कि वो कैसे कानून का पालन करवाती है. तो इन अ डेमोक्रेसी, इन दिस द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, जो कि सरकार को क्या देती है, पावर देती है कि वो ये सारी चीज़ों को करवा पाए. They do this thought elections in which they vote for a particular person and elect them. और वो फिर क्या होता है, हम इलेक्शन के अंदर पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं, ठीक है, इलेक्ट करने के लिए चुनते हैं हम उनको. वन इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट हैज़ द एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफाइन इट्स डिसीजंस टू द पीपल. और जब हम यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को एक बार हम चुन लेते हैं और वो लोग सरकार बना लेते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं, इसके बाद में डेमोक्रेसी के अंदर हर एक चीज़ का, जितने भी डिसीज़न सरकार लेती है और या कुछ भी एक्शन वो लेती है, तो उसका क्लैरिफिकेशन उसको पीपल को, लोगों को देना होता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो डिसीजंस वो लेती है. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अगर दूसरा, फर्स्ट तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले वो इन डेमोक्रेसी टू टाइप्स की है, जैसे कि हमने पहले भी इन प्रीवियस टॉपिक, फर्स्ट मोनार्ची,
एंड सेकंड इज़ डेमोक्रेसी। तो अभी मोनार्ची तो नहीं चलती, मोनार्च तो जो कि चलता नहीं है, क्योंकि पहले राजा शासन करते थे और राजा का राज्यतंत्र चलता था पूरी तरह से। मोनार्च होते थे वो कि मतलब अपना खुद का ही शासन वो लागू करते थे, खुद के नियम कानून कायदे जो होते थे वही बनाए हुए लोगों के ऊपर वो थोप दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो डिसीजंस क्या लेती, कौन लेती, गवर्नमेंट लेती है वो अपनी तरफ से। जिसको इलेक्ट करना है वो खुद इलेक्ट करती हैं यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। अब आता है अनादर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर देखा जाए तो मोनार्च, द मोनार्च किंग और क्वीन। मोनार्च क्या होता है, मतलब अब जो राजा होता है, मोनार्च मतलब कोई भी हो सकता है, या तो किंग हो सकती है, क्वीन हो सकती है। हैज़ द पावर टू मेक decisions and turn the government. The monarch may have a small group of the people discuss matter with। और ये मोनार्च में ये होता है कि राजा कुछ एक लोगों से जो कि या तो उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं या कुछ उसके मतलब कह सकते हैं विश्वास पात्र जो लोग होते हैं उनसे ही डिसीजन लेकर वो फाइनल डिसीजन मेकिंग कर देता है। एंड पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। अनलाइक अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट have to explain their actions और defend the decision they take। जो भी वो डिसीजंस लेते हैं राजा, वो जनता को वो मतलब उसका क्लियरिफिकेशन नहीं देते हैं, मतलब जनता को उसके बारे में डिफेंड नहीं करते हैं वो पूरी तरह से कि हम ये ले रहे हैं, आप इसको मानते हो कि नहीं, इस टाइप से वो बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं लेते हैं। जबकि सरकार में जनता का जो डिसीजन होता है वो भी मायने रखता है, लेकिन मोनार्च जो होते हैं, मोनार्ची जो होती है उसमें मायने नहीं रहते हैं। तो our next topic is discuss, do you think it is important for people in the involved in decisions that affect them। और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो जनता को मतलब लोग डेमोक्रेसी जो है उसमें टू रीजंस आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर कि आपको लगता है क्या कि डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, कि ये ज़रूरी है लोगों के लिए कि डिसीजंस जो हैं वो लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। दो रीजंस बताने हैं आपको। और गिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन, वाई। अब यहाँ पर मतलब आपके यहाँ पर किस टाइप का जो गवर्नमेंट वर्क करती हैं, ठीक है, आपकी प्लेस पे। और आपको अगर वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही तो आप कैसी गवर्नमेंट चाहिए आपको और क्यों चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो करेक्ट, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसमें से हमको देखकर बताना है, ठीक है। करेक्ट दोज सेंटेंस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। यहाँ पर कौन से वाले जो सेंटेंस है उसको उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। इन द मोनार्च द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whom ever they want। मतलब यहाँ पर जो मोनार्ची है मोनार्ची में क्या होता है, अपने कंट्री के अंदर अपना मनपसंद राजा चुन सकते हैं वो। तो ये भी इसमें करेक्शन होना चाहिए कि नहीं चुन सकते हैं। इन द डेमोक्रेसी ए किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू द रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में सही बात है, किंग के पास पावर्स होते हैं कि वो कैसे रूल कर सकता है अपने पावर्स के अकॉर्डिंग। इन अ मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन द मोनार्च टेक्स। नहीं, यहाँ पर मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस। यस, मोनार्ची पीपल जो है राजतंत्र में राजा या रानी जो है वो उसके अंदर लोग कोई भी डिसीजन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठा सकते हैं, क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट अवर न्यू टॉपिक इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया के पास लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी इससे बंधे हुए हैं एक तरह से। दिस इज़ अचीवमेंट टू रिजल्ट अ लॉन्ग eventful struggle of Indian people that the other places in the world where people have also struggled have to democracies। मतलब यहाँ पर हमारी कंट्री ने
ने ही स्ट्रगल नहीं किया डेमोक्रेसी बनाने के लिए, क्योंकि पहले यहाँ हमारे यहाँ पर ऐसा होता था कि जैसे हमने अगर देखें, अगर ओल्डन टाइम में हम जाकर देखें, हमारे 1947 से पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने राज किया था। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मुगल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक राज किया था और वही डिसीजंस लेते थे, या दूसरे जो राजपूत राजा हैं वो ही हमारी कंट्री के लिए डिसीजंस लेते थे और अपने अपने अलग अलग टेरिटरी पे वो कब्ज़ा करके रखते थे और वो अपने डिसीजंस खुद लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमने भी क्या किया, 1947 के बाद स्ट्रगल किया कि अब हमको किसी की भी सरकार नहीं चाहिए, हमको केवल डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब लोगों की सरकार हमको चाहिए। तो ऐसा हमारा ही देश नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। You know that the main features of the democracy it that the people have the power to elect their leaders। और डेमोक्रेसी बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने लीडर्स को जो वो पावर है वो दिया है। सो इन सेंस अ डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, द बेसिक आइडिया दैट पीपल रूल themselves by participating in the making of these rules। मतलब कि लोग पूरी तरह से यहाँ क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक जो पार्टी होती है वो अपने नेता को शासन चलाने का अधिकार दे देती है यहाँ पर, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो इनविजिबली हमारे यहाँ पर जो सरकार है उसके पीछे पूरी जनता ही काम कर रही हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और हमारे यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को ही डेमोक्रेसीज में आगे भेजा जाता है। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि अपना जो प्रतिनिधि है, मतलब कि जो अपना पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नेता चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर लोकल लेवल पे मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ एमएलए के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर अगर कोई खड़ा होता है, कोई कांग्रेस से खड़ा होता है, कोई बीजेपी से खड़ा होता है, कोई दूसरी पार्टी से खड़ा होता है, तो हमको जो पसंद आता है, हमको लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेगा, हम उसको क्या करते हैं, उसको ही हम इलेक्ट करते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए काम करने के लिए हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, ठीक है, चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली कौन वर्क नहीं कर रहा है, लोग डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं जो पार्ट लेते हैं उसमें। चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक decision for the entire population। These days a government cannot call its democratic unless it allows that it knows as several adult franchise। और यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, इसको सार्वभौमिक मतदान जिसको कहेंगे, इसका अधिकार क्या है, सबको है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि मत देने का अधिकार सबके पास में। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन दिस कंट्री आर अलाउड टू वोट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे यहाँ पर जितने भी वयस्क लोग हैं, मतलब जितने भी 18 अबाव लोग हैं, उनको अपना डिसीज़न लेने का अधिकार है, मतलब वो किसी को भी चुन सकते हैं अपनी इच्छा से। इसलिए हमको ये पता है कि 18 के अगर आप हो जाते हैं तो आपको वोट देना मिल जाएगा। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। क्या आपको पता है कि पहले कभी मतलब पहले के समय में जब लोगों को, जिसमें औरतों को, और हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप इसके ऊपर इस बात पे बिलीव कर सकती हैं कि पहले के टाइम में लोगों को, मतलब जो औरतें थीं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था और वो चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी, और गरीब जो लोग होते थे यहाँ पर चुनाव नहीं दे, मतलब जो वोट नहीं कर सकते थे पहले के टाइम में। In their earliest form, government allowed only men who
ओन प्रॉपर्टी। और वहाँ पर उस समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले लोगों को केवल जिनके पास ज़मीन जायदाद है उन्हीं को केवल अपना वोट देने का अधिकार था। दिस मीन द वुमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड द वोट। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी वोट नहीं देना है और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको भी वोट देना नहीं मिलता था। द कंट्री वॉज द गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और कुछ ही लोगों ने मिलकर उस समय में क्या बना दिए थे, कानून बना दिए थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। कुछ ही लोगों को उस समय में भारत में वोट देने का अधिकार होता था। दे therefore come together to determine the fate of the majority। और उस समय में लोगों के पास क्या, किसकी कमी थी, मेजोरिटी की कमी थी लोगों के पास, मतलब मत बहुत ज़्यादा उसमें मत नहीं था। Several people including Gandhi ji were shocked that unfairnesses of this practice and demanded that all adults have right to vote। और गांधी जी ने इसकी डिमांड की कि सभी जो वयस्क लोग हैं, मतलब जो सभी युवा लोग हैं, उनको भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। दिस नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। और इसी को ही फिर क्या कहा गया, वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया। राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन द 1931, एक जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर लिखा गया है कि यंग इंडिया करके एक न्यूज़पेपर है, उसको 1931 में लिखा गया। गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गॉट हेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट character that no wealth or literacy should have no vote, or that man works honestly by the sweat of brow by in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से उन्होंने, गांधी जी ने बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए कि सबको वोट होना चाहिए, मतलब का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका जो है उसमें लिखा हुआ था गांधी जी ने कि मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाता हूँ कि जिसके पास क्या नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है, वह वोट, जिसके पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास क्या है, कैरेक्टर है, चरित्र है, और पर संपत्ति और जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। वो ऐसा आदमी जो कि दिन भर अपना खून पसीना और स्वेट मतलब बहाता है, ऑनेस्टली ईमानदारी से अपना खून पसीना बहाता है, काम करता है, वो वोट नहीं, क्यों नहीं वोट दे सकता है। मतलब उन्होंने उस पेपर में ऐसा लिखा। क्या उसने गरीब आदमी होकर क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। दैट वर्ड्स ऑफ द गांधी जी, दैट वर्ड्स वॉज द गांधी जी। Vote for the woman। I explain this paragraph in shortly। Yes, यहाँ पर ऐसा है कि उस समय में जब हमारे भारत में स्ट्रगलिंग चल रहा था तो उस समय में जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रगलिंग किया था। और यहाँ पर सफ़रेज का एक वर्ड आया है कि सफ़रेज का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट आया था जिसमें अंग्रेज़ों ने एक सफ़रेज मूवमेंट कहा था। इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार की, मतलब सबको और लेडीज़ को जो वोट देने का अधिकार है। हाउएवर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स willingly shared power all over Europe and USA वुमेन। उस समय में जब हमारे यहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही थी, लेकिन उस समय में सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सरकार का डिवाइडेशन हो रहा था यूरोप और यूएसए के अंदर। यूरोप और यूएसए की जो लेडीज़ थी और पुअर
जो लोग थे वहाँ पर फाइट कर रहे थे वो भी अपना पार्टिसिपेशन चाहते थे, सरकार के अंदर अपनी भागीदारी चाहते थे। और वुमेन ने वहाँ पर एक स्ट्रगल स्टार्ट किया था, उसको सफ़रेज मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। और वो सफ़रेज मूवमेंट क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? द टर्म सफरिंग यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सफ़रेज मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? वुमेन सफ़रेज मूवमेंट ये सफ़रेज मूवमेंट किसको बोलेंगे? एज द टर्म सफ़रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। और सफ़रेज को बोलेंगे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले, इसके लिए ये मूवमेंट किया गया था। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, उस समय में भी लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। एंड बिकॉज दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू द वर्क एंड अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क, केवल आदमी के काम को ध्यान दिया जाता था उस समय, औरतों को काम को ध्यान नहीं दिया जाता। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, उस समय भी लोग औरतें जो थी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती थी और बहुत सारे कामों को किया करती थी। व्हेन पीपल सा दिस दे बिगेन टू वंडर वाई दे हैड क्रिएट द मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप, उस समय बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी अबाउट वुमेन, औरतों के बारे में। व्हाट दे वर केपेबल ऑफ डूइंग, कि क्या ये मतलब हर कार्य को करने के लिए क्या केपेबल है। सो वुमेन बिगिन टू सीन एज द बीइंग इक्वलिटी केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, कि मतलब औरतों को भी उनका डिसीज़न लेने का जो है वो मतलब उसके योग्य माना जाए। जैसे आदमी डिसीज़न ले सकते हैं, मेंस ले सकते हैं, वैसे वुमेन्स भी अपना डिसीज़न खुद ले सकती हैं, ऐसा उस समय में मतलब माना जाता था कि औरतें अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती हैं। द सफरेजिस्ट डिमांड्स द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स एंड गेट देयर डिमांड्स हियर दे चेंड themselves टू रेलिंग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। और उन्होंने क्या करा कि उस समय में अपने को लोहे की रेलिंग्स से बांधकर, मतलब जंजीरों से बांधकर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जंजीरों से बांधकर अपने आप को उस स्ट्रगल मतलब उस मूवमेंट का हिस्सा बनाया बहुत सारी औरतों ने, ठीक है। और आफ्टर दैट अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट वोट, 1920 में उनको अमेरिकन वुमेन्स जो है उनको भी राइट मिल गया। और इसके बाद में यूके की जो वुमेन है उनको भी 1928 में राइट मिल गया कि वो वोट कर सकती हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट यू read this chapter and understood very well. Okay, goodbye, have a nice day.